हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे, जहां पर हम डिफरेंट एग्जामिनेशंस की आपको तैयारी कराते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस भी हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको अपनी फार्मेसी की पूरी ही जर्नी में अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं कंटिन्यू। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आने वाले जो अभी नेक्स्ट ईयर आपका रेलवे फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको इन तरह के क्वेश्चन से। और जो हम एक्सप्लेनेशन समझाते हैं, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे अपने एग्जाम में जिनका आप आंसर कर पाएंगे। जिनको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करंटली यूएसए में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए, लिपिड। अगर हम बात करें, देखिए सेंट्रल डॉगमा जिसकी हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, ये क्या होता है। तो देखिए ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की, ये एक ऐसी थ्योरी है, ब्रांच नहीं है, ये एक ऐसी बेसिकली थ्योरी है बायोलॉजी की जो कि डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, कहां से कहां तक जाती है, डीएनए टू आरएनए तक जाती है, आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो इस तरह की जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस तरह से फ्लो होती है एक डायरेक्शन में, उसको डिस्कस किया जाता है इस तरह के सेंट्रल डॉगमा में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, जहां पर देखिए प्रोटीन, आरएनए और डीएनए तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें लिपिड की, तो लिपिड बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए। बट जितनी भी जेनेटिक चीज़ें होती हैं सेल के अंदर, कि किस तरह से डीएनए डिवाइड होता है, आरएनए बनते हैं, आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसमें लिपिड का कोई रोल नहीं रहता है। सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर को बनाने के काम में आता है लिपिड, और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, बट जेनेटिक से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। दैट इज़ वाई हमने चूज़ किया अपना ऑप्शन ए, लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की बेसिक यूनिट इसमें से किसे कहा जाता है। तो बच्चों देखिए आंसर है इसका ऑप्शन डी, जीन। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जीन, क्रोमोसोम और डीएनए में कि बेसिक हेरिडिटी यूनिट किसे कहा जाए। तो जीन को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है। तो देखिए सेल्स जो होते हैं उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इस तरह के क्रोमोसोम, और अगर क्रोमोसोम की हम बात करें तो क्रोमोसोम मिलके बने होते हैं इस तरह के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से। जीन की अगर हम बात करें तो जीन एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है डीएनए का, जो कि कैरी करता है इंफॉर्मेशन फॉर द स्पेसिफिक ट्रेट्स, जो कि पास होती हैं पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग तक जाती हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम बताएं तो मान लीजिए दो पेरेंट हैं, उनका कोई बेबी बॉय हुआ है, तो उस बेबी बॉय की जो फेस है वो मिलता है अपने फादर से। क्यों मिलता है, क्योंकि इसी तरह की जीन ट्रांसफ़र हुए हैं उस बेबी बॉय में, अपने फादर की जीन ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसकी वजह से शक्ल बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो यही दैट इज़ वाई जीन को ही कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अगर हम बात करें कि प्रोटीन और कुछ बात करें कि जीन और किस तरह से काम करते हैं, तो ये एक्ट करते हैं एज अ इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स। तो जैसे कि हमें पता है जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैरी करते हैं, और जिसकी वजह से स्पेसिफिक तरह के प्रोटीन बनते हैं सेल्स के अंदर। तो यही सारी चीज़ें जो हैं जीन के द्वारा की जाती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सी गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें, देखिए ये ग्रीन हाउस गैस होती क्या है और फिर इनके एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो देखिए ये ऐसे गैसेज होती हैं जो कि अर्थ के एटमोसफेयर पे जो भी सनलाइट आती है, जो भी सन से रेडिएशन आती है, इंफ्रारेड रेडिएशन बेसिकली जो आती है, उसको अर्थ के एटमोसफेयर में ट्रैप कर लेती है, यानी बांध लेती है, उसको वापस जाने नहीं देती है, जिसके कारण अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो और ज़्यादा गर्म हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो कंडीशंस होती हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा जा रहा है धीरे धीरे, जो पोलर आइस है वो मेल्ट हुए जा रही है, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अर्थ के लिए। तो वो इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। क्लाइमेट चेंजेस में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस देखे जा रहे हैं बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। अगर हम बात करें कौन कौन सी गैसेस कंसिस्ट करती है इस तरह के ग्रीन हाउस
गैस को बनाने के लिए कौन कौन से गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर देखिए मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड कुछ हद तक वाटर वेपर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस तरह के ग्रीन हाउस इफेक्ट में। इसलिए आपने देखा था कि काफ़ी सारे ऐसे व्हीकल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को इमिशन करते थे, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी, उनको रिप्लेस कर दिया गया था सीएनजी व्हीकल्स के द्वारा। और भी बहुत सारे मेजर्स किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की ग्रीन हाउस गैस कम से कम रहे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ दीज इज अ नोबल गैस, इनमें से कौन सी एक ऐसी गैस है जो कि नोबल गैस की कैटेगरी में आती है। आंसर इसका ऑप्शन ए नियॉन। देखिए हम अपनी पीरियोडिक टेबल में जब आप ये वाली साइड देख रहे हैं तो यहाँ जितनी भी गैस आप देख रहे हैं HE, NE, AR, KR, XE, RN, ये सारी ही नोबल गैसेज हैं। ये ऐसी गैसेज होती हैं जो सबसे ज़्यादा स्टेबल गैसेज मानी जाती हैं। इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसीलिए कम से कम रिएक्ट करती हैं ये किसी भी अदर स्पीश के साथ। दैट इज़ वाई इनको कहा जाता है नोबल गैसेस। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन एंड आप ओजी का एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये ग्रुप 18 में आती हैं पीरियोडिक टेबल के। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन होती है इंडस्ट्रियल लेवल पे, जैसे लाइटनिंग, किसी तरह की जो बिजली पैदा करनी होती है उसमें काम करती है, इस तरह की नोबल गैसेस का काम लिया जाता है। वेल्डिंग में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन तरह के नियॉन गैसेस का। ब्लिम्स एंड बलून्स में इनको फिल किया जाता है, जब किसी चीज़ को प्रमोट करना होता है तो ब्लिम्स का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर एडवर्टीजमेंट दे दिए जाते हैं और उसको फिर इस तरह से ब्लिम जो है उसको छोड़ दिया जाता है स्काई में। तो इन सभी चीज़ों में नियॉन गैस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से किस तरह का बॉन्ड फॉर्म होता है बच्चों। आंसर इसका ऑप्शन ए कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए दो तरह के बॉन्ड होते हैं बेसिकली जो हम पढ़ते हैं अपनी केमिस्ट्री में, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो देखिए कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर हम NaCl की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गए हैं Na से, तो इसलिए ये Na पॉजिटिव हो गया है और Cl नेगेटिव हो गया है। बट अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड की तो इसमें कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर्ड होते हैं एक दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ। दैट इज़ वाई इनको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं तो हमने देखा, देखिए यहाँ पर वाटर का एग्जाम्पल और मीथेन आप देख रहे हैं CH4, ये बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड प्रोसेस के थ्रू। बाकी आप देख रहे हैं आयनिक बॉन्ड में भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जैसे HCl, NaCl एक्सेट्रा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट कॉज द टाइड्स ऑन द अर्थ। टाइड्स क्या होते हैं, देखिए जो ओशन में बहुत बड़ी बड़ी सी लहरें आती हैं तो वो किस वजह से आती है। तो आंसर पहले बच्चों देख लेते हैं। आंसर इसका ऑप्शन बी द मून्स ग्रेविटी। तो देखिए जो हमारे आप सभी को पता होगा मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो इस मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जहाँ ये मून जाता रहता है अर्थ पे जिस तरह से रोटेट होता रहता है वहाँ जो आप ओशंस में देखेंगे कि टाइड्स वहाँ पर ज़्यादा बनते रहते हैं, क्योंकि मून ये अर्थ के वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है, खींचता रहता है, ग्रेविटेशनल पुल बनाता रहता है उस पर। दैट इज़ वाई इस तरह के टाइड्स दिखते हैं। अगर हम बात करें सन की तो देखिए सन अर्थ से काफ़ी दूर है इन कंपैरिजन टू मून, इसलिए सन का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है सन की ग्रेविटेशनल पुल का भी, जो भी लहरें उठती हैं ओशन में उसका। बट सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर करता है यहाँ पर देखिए सन्स ग्रेविटी में भी है ऑप्शन में, बट इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मून की ग्रेविटेशनल पुल का। तो इसलिए हमने अपना आंसर में देखा मून की वजह से होती है इस तरह की हाई टाइड्स। नेक्स्ट पूछ रहे हैं देखिए विच ऑफ दिस इज नॉट टाइप ऑफ रॉक। इसमें से एक तरह के रॉक का एग्जाम्पल क्या नहीं है। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी वोल्केनिक। किसी तरह का रॉक नहीं होता, वोल्केनिक इरप्शन होता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन आप देख रहे हैं इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ये तीनों ही बच्चों रॉक के एग्जाम्पल हैं। यहाँ नीचे आपको डेफिनेशन दी गई है, उसे आप पढ़ सकते हैं। हम क्योंकि अपने चैनल पे सबसे आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं कुछ भी, तो हम इन फिगर्स की मदद से समझें
समझेंगे। अगर हम इग्निशियस स्टोन्स की बात करें तो देखिए ये मैग्मा और लावा जब सॉलिडिफाई हो जाता है, जब थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद बनते हैं इस तरह के इग्निशियस स्टोन। आंसर आप देखेंगे इसमें ऑप्शन में देखेंगे आप ग्रेनाइट और ऑब्सीडियन, इस तरह के स्टोन बनते हैं जब लावा और मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है और इसको इग्निशियस बोला जाता है। सेडिमेंट्री की अगर हम बात करें तो देखिए इस तरह की जो कॉम्पैक्शन होती है, कॉम्पैक्शन मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल जो कि सेटल डाउन हो रहे हैं समय के साथ साथ, वो एक आपस में एक के ऊपर एक लेयर्स की फॉर्म में सेटल हुए जा रहे हैं और आप एक दिन क्या होता है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं वो आपस में ये सारे पार्टिकल, तो इस तरह के सेडिमेंट्री स्टोन बनाते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड कोल का। अगर हम बात करें मेटामॉर्फिक स्टोन की तो ये ऐसे स्टोन्स होते हैं जो कि जो एग्जिस्टिंग स्टोन्स थे, मान लीजिए कोई भी ऐसे इस तरह का स्टोन है, अब ये क्या हो गए, ये चेंज हो गए हैं, इन्होंने अपना जो फेस है उसको चेंज कर लिया है, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, या तो बहुत ज़्यादा हीट की वजह से इनमें चेंज आ गया है, या बहुत ज़्यादा अलग प्रेशर इन पे एग्जर्ट हो गया जिसकी वजह से इनमें चेंज आ गया है, या रिएक्टिव फ्लूइड्स की वजह से, मतलब एक स्टोन दूसरे स्टोन में चेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है और इसीलिए ये मेटामॉर्फिक फॉर्म में चेंज हो गया है। एग्जाम्पल हम देखें तो स्लेट एंड मार्बल, तो मार्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। मार्बल एक तरह का मेटामॉर्फिक स्टोन का एग्जाम्पल है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है। तो हमने देखे बच्चों ये तीनों ही तरह के रॉक्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ शुगर केन इनटू शुगर, यानी गन्ने से जो चीनी बनाई जाती है उसकी प्रोसेस को क्या कहा जाता है। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले कि किस तरह से चीनी बनाई जाती है गन्ने से, तो इस तरह से देखिए जो शुगर केन होते हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है, पहले काट के लाया जाता है खेतों से, उसके बाद इसका इस तरह से जूस निकाला जाता है, इस तरह के रोलर्स के थ्रू इनको पास किया जाता है, जो आपने गन्ने का जूस भी पिया होगा, तो इन तरह के रोलर से पास करके इनका जूस निकाला जाता है और इसको फिर पार्शियली प्यूरिफाई किया जाता है, इन तरह की सीप वगैरह से पास किया जाता है, या ताकि अगर कोई भी इम्प्योरिटी है वो इनमें से निकल जाए। उसके बाद देखिए इसको मेल्ट किया जाता है और फिल्टर किया जाता है ताकि फर्दर इम्प्योरिटीज जो भी इसमें है वो भी निकल जाए। अब आती है मेन प्रोसेस जहाँ पर इसकी क्रिस्टलाइजेशन की जाती है। इसके लिए देखिए एक तरह का वैक्यूम बॉइलिंग पैन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो थिक सिरप हमने अभी तक फिल्टर करके जो हमें मिला था, इसको क्या किया था, उन वैक्यूम पैन्स में रखा जाता है और तब तक इवेपोरेट किया जाता है जब तक पूरी सैचुरेटेड सिरप ना बन जाए, और इसी दौरान इसमें सीड क्रिस्टल भी ऐड किया जाता है ताकि जो शुगर के क्रिस्टल हैं वो जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाए। देखिए अब जब अपनी आप लैब्स में भी करते होंगे एक्सपेरिमेंट, किसी भी तरह के क्रिस्टल बनाते होंगे, तो उनमें सीड का ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उस सीड की वजह से ही जो फर्दर क्रिस्टलाइजेशन होती है वो उन सीड्स की वजह से ही होती है। तो सीड के क्रिस्टल ऐड किए जाते हैं जिससे कि शुगर के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाए, और फिर उसको ड्राई किया जाता है और फाइनली फिर पैक कर दिया जाता है। तो ये पूरी ही प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। पूछ रहे हैं देखिए ब्रास को अगर थोड़ी देर के लिए एयर में छोड़ दिया जाए तो इस तरह से डिसकलरेशन हो जाती है, उसका कलर इस तरह से फेड हो जाता है, या आप कह सकते हैं कलर झड़ जाता है उसका। तो ये क्यों होता है, कौन सी ऐसी गैस होती है एयर में प्रेजेंट जिसकी वजह से इस तरह का डिसकलरेशन होता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर हम बात करें ब्रास की, तो ब्रास एक तरह का अलॉय है जो कि दो तरह की चीज़ों से मिलकर बना है। देखिए इसमें दो तरह के मेटल होते हैं, कॉपर एंड जिंक। अब देखिए जब एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है, जब ये ब्रास से केमिकल रिएक्शन होता है इसका ब्रास के साथ, तो ये क्या बना लेती है, देखिए जिंक सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड बना लेती है, क्योंकि ब्रास इन्हीं दोनों का मिलके बना है, कॉपर और जिंक का। तो इसकी सल्फाइड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है जिंक एंड कॉपर सल्फाइड, और यही जिंक और कॉपर सल्फाइड इस तरह का डिसकलरेशन दिखाते हैं ब्रास के सरफेस पे। तो रीज़न हमने देखा क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो जाता है ब्रास और हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच में। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे इनमें से कौन सा एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी ब्रोमीन। अब देखिए यहाँ पर दो तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहले तो हमने बताया आपको कि नॉन मेटल कौन सा है, जिसमें हमने देखा ब्रोमीन है ऐसा नॉन मेटल जो कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर हो, रूम टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, तो उसमें इस तरह से लिक्विड स्टेट में रहता है, लाइट ब्राउन कलर का या लाइटिश डार्किश ब्राउन कलर का।
लिक्विड के फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मेटल दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आपको आंसर देना है उसका मरकरी। तो देखिए मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से लो होता है, मरकरी हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर। तो आपने देखा होगा कि मरकरी जो इन तरह की फैक्ट्रीज थर्मामीटर बनाने की फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पता होता है कि इस तरह का मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। आपने भी देखा होगा अपने घर के थर्मामीटर में जिसमें मरकरी फिल किया जाता है, तो इस तरह का लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन पे अगर उसको छोड़ा जाए तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नॉन मेटल में ब्रोमीन होता है और मेटल में होता है मरकरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे हम, जो आने वाले रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे आपको। तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन ज़रूर बनता है बच्चों, हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाया करें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप तक हर कंटेंट पहुँचाने में। तो इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट देते रहें। कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।